नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। सरगुजा के बहुचर्चित मीना कलको हत्याकांड में आरोपी पुलिस वालों को रायपुर की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट के मुताबिक अदालत ने अभियोजन की लापरवाही के कारण साक्ष्य पेश नहीं हो सके, जिससे तीनों आरोपी को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। इसके आदेश की कॉपी 1 महीने बाद जारी की गई है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। संदीप, ये बड़ी खबर है, हत्या के सभी आरोपी यहां पर बरी किए गए। देखिए, बिल्कुल पहले तो आपको बता दें कि ये घटना 2011 6 जुलाई की है। उसमें एक आदिवासी युवती, मतलब पुलिस के द्वारा यह बताया गया था कि एक मुठभेड़ हुई है जिसमें मीना खलको नाम की एक जो आदिवासी युवती है उसकी मौत हुई थी। उसमें SLR से उसकी मौत हुई थी, ये जांच में सामने आया था। इसमें कुल मिला के 42 लोगों का बयान हुआ था। इसमें जो है लगभग 40 जो है वो पुलिसकर्मी थे और इस पूरे मामले में 25 पुलिसकर्मियों को इसमें जो है वो आरोपी बनाया गया था। और इसमें लगातार बयान होता रहा, राजनीति होती रही, लगातार पेशियां होती रही। इसमें जांच आयोग का गठन किया गया। जांच आयोग ने ये माना कि जो मीना कलको थी वो ना तो नक्सली थी, ना ही वो जो मुठभेड़ थी वो असली थी। इसके बाद जो जांच में बाद में जो और भी जांच में सामने आया कि जो उसकी मीना खलको की मौत थी वो SLR से उसकी जो मौत हुई थी। इसके बाद पूरा मामला जब पुलिस को सौंपा गया, पुलिस की जांच में सामने आया कि जो है ये पूरा मामला जो है अपने आप में फर्जी है। इसमें आपको बता दें कि इसमें CID जांच भी हुई थी। CID ने खुद ये माना था कि थानेदार ने जो है पूरे जो गवाह है और जो तथ्य हैं वो झूठे जो है तथ्य गढ़े थे और ये पूरा मामला जो है फर्जी है। मीना खलको जो है वो ना नक्सली नहीं थी और मुठभेड़ पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा था। लेकिन अब जब लगातार 2011 से अभी तक सुनवाई चल रही थी, अब जब फैसला आया तो अभियोजन पक्ष जो है वो जो गवाह है, अच्छे तगड़े गवाह जो है वो नहीं पेश कर पाया है और कहीं ना कहीं गवाहों की कमी से जो है वो जो 3 मुख्य पुलिसकर्मी थे वो उन्हें बरी कर दिया गया। तो अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि 2011 से ही देखिए बहुत ज्यादा इसमें राजनीति हुई थी। अलग अलग आयोग है, समिति है, कांग्रेस उस समय जो कांग्रेस कमेटी है उसने भी एक समिति बनाई थी। उसने भी बताया था कि पूरी मुठभेड़ जो है वो नकली है, मीना खलको जो है वो नक्सली नहीं थी। तो सारी चीजें जो है वो पुलिसकर्मियों को दोषी बता रही थी और ये इंगित कर रही थी कि ये फर्जी मुठभेड़ है और नक्सली बताकर उस महिला का जो है युवती का हत्या कर दी गई और यहाँ तक कि दुष्कर्म के भी आरोप थे। अब जब देखिए इतने सालों बाद जब फैसला आया है, तीनों पुलिसकर्मी बरी हो गए, तो जाहिर सी बात है इसमें हलचल होना जरूरी है। क्योंकि एक तो जो मीना खलको के परिजन है, उसके गांव वाले हैं, उनका उस समय भी यही कहना था कि गोली चलने की इन्हें आवाज आई थी रात को और दुष्कर्म का भी वो आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में जब मुख्य आरोपी जब बरी हो गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या होता है। हालांकि ये फैसला जो है एक इसकी कॉपी बस 1 महीने पहले आई है, फैसला तो पहले हो चुका था। तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है और कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की जो जांच विवेचना या अभियोजन पक्ष है उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है वो सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि जो सारी चीजें रिपोर्ट आती रही वो शुरुआत से इंगित करती रही हैं कि पुलिस वाले इसमें दोषी थे। आपको बता दें कि अभी इसमें 3 जो आरोपी थे उसमें 1 की मौत हो चुकी है और 2 लोग हैं वो अलग अलग जो प्रदेश है वहां पर तैनात है। अब इसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि जो मीना खलको के परिजन है वो इस पर आगे क्या उनका स्टेप रहता है। क्योंकि जो ऊपर स्तर की जो अदालतें हैं वहां पर कहीं ना कहीं उनके पास रास्ता है आगे जाके अपील करने का और इसमें राजनीति किस तरह मोड़ लेती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में प्रशासनिक लापरवाही के कारण आम लोगों को जहां अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा, वहीं इसके साथ साथ शासन की लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो रही। मामला रायपुर नगर निगम जोन 5 की छत में सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों और स्कूली बच्चियों को दिए जाने वाले सैकड़ों साइकिलों का है, जिन्हें खुले में रखा गया है, जिसकी वजह से साइकिलें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। जोन कार्यालय के ऊपर रखे होने के बावजूद इनके रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई। निगम कर्मचारियों का कहना है कि इन साइकिलों को साल 2015 से यहां रखा गया है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है और पैसा कैसे बर्बाद होता है उसका एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं नगर निगम जोन 5 के ऊपर और आप देखेंगे यहाँ पर सैकड़ों साइकिल पड़ी हुई है। आपको बता दें ये साइकिलें 2012, 13, 14 से पड़ी हुई हैं
अधिकारी कुछ बताते हैं ये श्रम विभाग की साइकिल है, कुछ कहते हैं शिक्षा विभाग की साइकिल है, लेकिन कुल मिला के मुद्दा यह है कि सालों से साइकिल यहाँ पड़ी है खुले में। इनके जो हितग्राही है या जो असली हकदार हैं, चाहे वो स्कूली बच्चियाँ हों चाहे वो श्रमिक हो, ये साइकिलें उन्हें मिल नहीं पाई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कभी चुनाव आयोग के नियमानुसार या अलग अलग कारणों से इसका जो बंटवारा है वो रोक दिया गया, लोगों को ये मिल नहीं पाई। लेकिन बड़ी लापरवाही है कि इसके रख रखाव में भी जो है बड़ी लापरवाही की गई है। अगर एक पॉलीथीन भी इसके ऊपर डाल दी गई होती तो सैकड़ों साइकिल यहाँ पर पड़ी है, शायद ये बच जाती। लेकिन जैसा कि हम बार बार बोलते हैं कि सरकारी पैसा है, जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है, जिम्मेदारों को खास इससे कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि उनके घर का पैसा नहीं है। और यही बात फिर से एक बार नज़र आ रही है। अब देखेंगे हमारे चारों तरफ ये सैकड़ों साइकिल है और फिलहाल जो जानकारी मिली है लगभग 225 साइकिल है जो अब पड़ी सड़ रही है। अगर इसे रिपेयर कराकर अभी भी जो गरीब मजदूर हैं या स्कूली बच्चियां हैं जो जिनके पास साइकिल नहीं वो दे दी जाए तो शायद ये उनके काम आए और लाखों रुपए जो बर्बाद होने से बच जाए। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ में रेड क्रॉस सोसाइटी में आने वाले ब्लड कभी भी खराब हो सकते हैं। प्रभारी का कहना है कि ब्लड खराब ना हो इसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन जर्जर दीवारों और छत से टपकता पानी उनके स्टाफ के लिए खतरा है। छत से टपकने वाला पानी ब्लड बैंक के ऊपर DKS अस्पताल के लैब का पानी है जो ब्लड टेस्टिंग लैब और स्टोर में टपकता है। डर है कि लैब का पानी शरीर पर आने से इन्फेक्शन ना फैल जाए। इधर इस अनियमितता से ब्लड बैंक की मान्यता रद्द होने का खतरा बना रहता है। प्रभारी कह रहे हैं इसके लिए कई बार बोल चुके हैं, अब पत्र लिख रहे हैं। ब्लड बैंक का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। इस ब्लड बैंक के लिए जो संस्था होती है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, उसमें करोड़ों का फंड है, लेकिन स्थिति देखिए पूरे दीवारों से सीपेज है। ये ऊपर जो सीलिंग है वो झड़ रही है और यहाँ के कर्मचारी हमेशा इस बात को परेशान रहते हैं कहीं अगर उनके ऊपर में इन्फेक्टेड जो पानी है वो अगर गिर गया तो उनका क्या होगा, क्योंकि ऊपर में मशीनें हैं और वहाँ से रिस्क करके जब बारिश होती है तो छत से पानी नीचे आता है। क्रॉस मैचिंग रूम का ये आपको हाल दिखा, डोनेट करके यहाँ ब्लड आता है तो इस रूम में उसकी जांच होती है। देखिए HIV की जांच होती है, बाकी अन्य चीज़ों की जांच होती है। रूम की क्या स्थिति है, देखिए ये जांच किट रखे हुए हैं। इसी तरह से आपको और आगे ले चलते हैं। देखिए इस कमरे में ब्लड रहता है, ये प्लाज्मा का फ्रीजर है और उसके आगे जो फ्रीजर है वहाँ पे ब्लड रखे हुए हैं। स्थिति देखिए नियमानुसार पूरी तरह से ये बैक्टीरिया मुक्त होना चाहिए ये रूम। करोड़ों का फंड, क्या हालत है देखिए। दावा ये है कि ब्लड खराब नहीं होने दिया जा रहा है, लोगों को जो ब्लड दिया जा रहा है वो पुख्ता है, लेकिन स्थिति आप देखते जाइए कि क्या स्थिति है। पूरी तरह से यहाँ फंगस लगे हुए हैं इसमें और इसी कारण से जो दावा है वो कहीं शक उस पर हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो बैक्टीरिया मुक्त ब्लड लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये जरूर उनका कहना है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो परेशान हैं और इस बात की भी परेशानी है कि कहीं अगर केंद्रीय सरकार की कोई एजेंसी यहाँ पर निरीक्षण करती है तो इस ब्लड बैंक का मान्यता न रद्द हो जाए। लेकिन करोड़ों का फंड पिछले 3 साल से यहाँ बिल्डिंग में ये ब्लड बैंक संचालित है, उसके बावजूद भी क्या स्थिति है ये सोचने वाली बात है। इस पे जल्दी से जल्दी काम करना होगा, नहीं तो यहाँ के कर्मचारी के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ी एक परेशानी हो सकती है। कैमरामैन रमाकांत शंकर के सरानी के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। चलो इस पूरे मामले में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारा जो जांच करते हैं ब्लड में 5 प्रकार की बीमारी के, उसके ऊपर में जो बनाया हुआ है पैथोलॉजी लैब, उनका शायद मेरे ख्याल से बाथरूम वगैरह है, उससे पानी कभी कभी रिश्ते रहता है। तो ये तकलीफ़ है हमें। जो ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं समय पे निरीक्षण करने के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन तो लेते ही हैं। ग्वालियर में स्मार्ट रोड के नाम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले नाम का विवाद, फिर भ्रष्टाचार का विवाद और अब लेट लतीफी को लेकर विवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट रोड 15.62 किलोमीटर लंबी बननी थी, जिसका काम 2 महीने में पूरा होना था, लेकिन अब तक केवल 2 किलोमीटर ही रोड बन सकी है। इसमें भी सौंदर्यीकरण का काम भी अधूरा है। वैसे ये मध्य प्रदेश पहली रोड होगी जो कि 15 किलोमीटर 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर बनाई जा रही है।
मंत्रियों से लेकर बड़े अफसरों तक ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई, लेकिन इसके बाद भी स्मार्ट रोड के निर्माण कार्य में तेजी नहीं आई, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का लगभग वाइड अप हो गया है। 31 मार्च तक का जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं वो पूरे होंगे, नया आप कोई लेने वाले नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी से काम वो भी पूरे होंगे। बाकी भी काम चल रहा है, उसमें अब उनकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिंधिया जी के नाम से उनको उपकृत करने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए यहाँ के लोकल प्रशासन ने एक थीम रोड जो है, जो कि 15 से 18 किलोमीटर की थी, 2 किलोमीटर पे समेट दिया। कोई पेनल्टी किसी प्रकार की एल&टी कंपनी में नहीं है, गुणवत्ता भी वहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये एक कमाई का साधन बना लिया, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। भोपाल की नई कोलार पाइपलाइन के इंटर कनेक्शन के चलते राजधानी की 12 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। 1956 में राजधानी बनने के बाद यह पहला मौका है जब शहर में पानी का ऐसा संकट आया। मामले में सीएम शिवराज ने नगर निगम कमिश्नर पर नाराजगी जताई थी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम कमिश्नर, भोपाल कलेक्टर और निगम अधिकारियों को अपने बंगले पर तलब आज किया और पूरे मामले में हुई गलतियों पर बिंदुवार जानकारी मांगी। नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कुलसानी ने माना कि नई कोलार पाइपलाइन के इंटर कनेक्शन के लिए शटडाउन का ये सही वक्त नहीं था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि राजधानी के कुछ इलाकों को छोड़कर पेयजल आपूर्ति नियमित हो गई है और अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नई कोलार पाइपलाइन से अब काम समय में पानी की टंकियां भर रही है। कोलार का एरिया में कोलार डैम से जो पानी दिया जाता है शहर में 45 टंकियों के माध्यम से सप्लाई होती है और हम लोग परसों शाम को स्टार्ट कर पाए थे। कल रात को भी परसों रात को हम लोग अधिकांश टंकी भर पाए थे। कम समय में सभी टंकियों को भरने के लिए इसमें प्रेशर है, जो लीकेज के कारण पहले हो नहीं पाता था, वो बेटर प्रेशर से हम लोग भर पा रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत हुई है वहाँ पर अब स्थायी व्यवस्था हो जाएगी और आज हमने सब जगह की जानकारी ली है। थोड़ा सा 4 इमली क्षेत्र छोड़कर बाकी सब जगह यहाँ पे वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी शाम तक ठीक हो जाएगा। परंतु पानी की कमी अब कहीं पर भी नहीं रहेगी। भोपाल में 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी के मामले में साइबर पुलिस ने कोयम्बटूर के एक रहवासी इलाके को चिन्हित किया। साइबर क्राइम पुलिस का दावा है कि इस इलाके के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए जनरेट होने वाली इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए मेल किया गया। जानकारी के परीक्षण के लिए आज एक टीम कोयम्बटूर के लिए रवाना किया जा रहा। आपको बता दें कि प्रॉक्सी सर्वर और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए स्पूलिंग ईमेल भेजे गए, जिसमें ऐसा लगे कि विदेश के शहरों से ईमेल जनरेट किया हुआ लगे। पुलिस को आशंका है कि भोपाल से जुड़े किसी आरोपी ने 4 अलग अलग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के जरिए स्पूफिंग ईमेल भोपाल भेजा है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी जो ईमेल प्राप्त हुआ था स्कूलों में, जिसमें कोई एक्सप्लोजिव रखे जाने की धमकी थी। पुलिस ने परिसर को, स्कूल को चेक कराया था। ये अफवाह साबित हुई थी। इसमें जो ईमेल आया था पुलिस को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है और इसमें जितने भी स्कूल हैं उनसे दस्तावेज भी लिए गए हैं, संबंधित जानकारी ली गई है। वर्तमान मामला विवेचना में। चलिए बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कराने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार में जिस जगह शिवलिंग परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका ना जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिन बाद होगी। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्रवाई में असहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को वाइड देते रहे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है, ये उसी पर काम कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद और इस तरह के घटनाक्रम भाजपा जानबूझकर करती है। इसमें या तो भाजपा खुद होती है या उनके अदृश्य मृत्यु होते हैं।
कच्चे तेल के दामों में फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उबाल देखने को मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर बैन लगाने की वकालत करने के चलते कच्चे तेल के दाम 7 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 प्रति बैरल के पार जा पहुंचा है, जो 28 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। बढ़ते आगे खबरों को विस्तार से देखते हैं। बालाघाट में लोगों से रुपया दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक की राशि के साथ 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लांजी और किरनापुर इलाके के लोगों को प्रमुख रूप से ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों से अपील है कि आप लोग इस तरह की छलावे में ना आए, अपने निवेश, अपने पैसे को अपने पास सुरक्षित रखिए और लोगों के छलावे में बिल्कुल भी ना आए, इस तरह के झांसे में नहीं आए, एजेंटों के में बिल्कुल ना आए। अगर आपका पैसा इसमें निवेश है तो मैं अपील करूंगा आप लोगों से कि आप लोग कंप्लेन लेके थाने में पहुंचे। पन्ना के कोतवाली थाना इलाके में बर्फ फैक्ट्री के पीछे नगर पालिका की टीम को एक पुराने कुएं में सफाई के दौरान वन्य जीव के सींग मिले हैं। खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नगर पालिका की ओर से शहर के सभी कुओं की साफ सफाई करवाई जा रही। इसी कड़ी में सतना बैरियर के पास बनी बर्फ फैक्ट्री के पीछे भी एक कुएं की सफाई की जा रही थी, जहां सफाई कर्मियों को वन्य जीवों के सींग मिले। इसके बाद वन्य जीवों के शिकार की आशंका यहां पर जताई जा रही है। नर्मदापुरम सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी नर्मदा नदी में श्रद्धालुओं के उपयोग में लाए जाने वाले आटे के दीपक का निर्माण कर रहे हैं और अब तक 40,000 दीपक बनाकर स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए श्रद्धालुओं के हाथों तक पहुंचा भी चुका है। आपको बता दें कि आटे के दीपक से मछलियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है और प्रदूषण पर भी रोक लगती है। आपको बता दें कि दीपक निर्माण के लिए आटा भी आमजन से लिया जा रहा है, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने आमजन से अपील भी की है। जेल प्रशासन द्वारा आटे के दीपक मां नर्मदा के तट पर समाज सेवी संस्थाओं को वितरित किए जा रहे हैं। चूँकि यह आटे के दीपक विचाराधीन बंदियों एवं दंडित बंदियों द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के अनुरूप बनाए जा रहे हैं, जो कि यह आटा समाज सेवी संस्थाओं से हमें प्राप्त होता है। अभी तक तकरीबन 40,000 दीपक समाज सेवी संस्थाओं को नर्मदा के तट पर वितरित किए जा चुके हैं। और अब बात करते हैं डोंगरगढ़ की, जहां बौद्ध समाज के लोगों ने नगर पालिका की घेराव किया। बौद्ध समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही दिक्कतों से नाराज थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डोंगरगढ़ नगर पालिका में SC, ST और OBC समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सामान्य सभा में पारित संकल्प पत्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन डोंगरगढ़ नगर पालिका में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि डोंगरगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति क्षेत्र है, जबकि अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति का होने के बाद भी आज समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। मामला ये है कि जो SC वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो यहाँ इस वर्ग के लोग भटक रहे हैं, और चूंकि शासन के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत में अगर समाज के पंचनामा बना के समाज के अध्यक्ष द्वारा उसको सत्यापित किया जाता है तो नगर पालिका परिषद को उसको प्रस्ताव को पारित करके आगे तहसील में उस कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर पालिका परिसर में ज्ञापन देने आए थे और 40 से 50 लोगों के द्वारा उनके सामने में धरना प्रदर्शन किया गया, जिनको अभी वर्तमान में समझाया गया है और हिदायत दिया जा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे फास्ट 50। नमस्कार।